नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि 1 मई से आपको इस चैनल पर एक हिंदी व्याकरण की नई क्लास शुरू होने जा रही है। और इस क्लास की क्या विशेषताएं हैं हमने कल के वीडियो में बताया भी था। तो एक बार मैं पुनः रिवीजन कर दे रहा हूं। देखिए, आप किसी भी वनडे एग्जाम की, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी सब्जेक्ट अगर आपका है, अगर हिंदी व्याकरण से या हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसे जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। और ये जो क्लास होने वाली है आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और डेली आपको क्लास देखने को मिलेगी रिकॉर्डेड के रूप में। सबसे मुख्य विशेषता यह है कि जो चीज़ आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, सेम वही चीज़ जो क्लास का नोट्स होगा, जो चीज़ आप क्लास में पढ़ेंगे, उसी का पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। वहाँ से आप चाहें तो उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, चाहें तो आप वहाँ से उसका अपना नोट्स बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने टेलीग्राम ग्रुप जो बनाया हुआ है उसको ओपन रखा है। आप अपना डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पर नंबर भी दिया गया है, डायरेक्ट आप नंबर से कॉल कर पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सुविधाएं हैं इस क्लास में। तो आइए हम लोग आज ही से शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जैसे ही कोई चैप्टर समाप्त होगा, जैसे हमने आज वर्णमाला शुरू करेंगे, आज जैसे ही वर्णमाला समाप्त होगा, 1, 2, 3 जो भी वीडियो बनेगी, उसके नेक्स्ट दिन यानी कि अगले दिन आपको उस वर्णमाला से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे वर्णमाला से, सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में नेक्स्ट दिन यानी कि अगले दिन आपको देखने को मिल जाएगा। और उसका भी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, वहाँ से आप उसका प्रिंट निकाल लेंगे या वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो क्या होने वाला है। ठीक है, और हम लोग एक क्रम से पढ़ेंगे। ये नहीं है कि आज हमने वर्णमाला पढ़ा था, कल हमने समास पढ़ लिया, इस तरीके से नहीं। हम एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हिंदी पाठ्यक्रम में बात किया जाए तो हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले आपका वर्णमाला देखेंगे। वर्णमाला के बाद से हम लोग संधि पढ़ेंगे, संधि के बाद से समास, समास के बाद से संज्ञा, संज्ञा के बाद से आपको देखने को मिल जाएगा आपका सर्वनाम, सर्वनाम के बाद से विशेषण, विशेषण के बाद से क्रिया, फिर अव्यय, वचन, वाच्य, कारक, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द भेद, काल, लिंग। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पर वाक्य, विराम चिन्ह, अलंकार, रस, छंद, शुद्ध वर्तनी और वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, प्रवाची शब्द जिसको समानार्थी भी कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समश्रुत या भिन्नार्थक शब्द, फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम एवं तद्भव, संपूर्ण हिंदी का, ठीक है, संपूर्ण हिंदी साहित्य भी देखेंगे। केवल ग्रामर ही नहीं पढ़ना है, हम लोगों को संपूर्ण हिंदी साहित्य भी देखना है। और लास्ट में आपको पत्र लेखन भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि पत्र लेखन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी संपूर्ण जो आपका सिलेबस है। ठीक है, पाठ्यक्रम है, देख लिए हम लोग, इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, अगर हिंदी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं तो सबसे पहले आपको हिंदी के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए कि हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है, इसका उद्भव कैसे हुआ है, विकास कैसे हुआ है, सबसे पहले प्रयोग इसको देखने को कहाँ मिला था, ये जो जानकारी है आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे देखने को मिलता है, पूछा भी जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे हिंदी की, कि जो हिंदी है, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। हिंदी वो किस भाषा का शब्द है, यहीं से क्वेश्चन पिछली बार यूपीएसआई में पूछ लिया गया था। तो आप क्या बताएंगे कि जो हिंदी है वो आपकी फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी भाषा का शब्द है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हिंदी जो है किसकी? फारसी भाषा का शब्द है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हिंदी शब्द है वो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, लिपि भी पूछा जाता है। तो आप क्या बताएंगे कि जो हिंदी की लिपि है वो है आपकी देवनागरी लिपि। कौन सी? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो बताएंगे कि जो देवनागरी लिपि होती है वो बाएं से लिखी जाती है दाहिने की तरफ, यानी कि हम इधर से शुरू करते हैं और राइट यानी कि लेफ्ट से, यानी कि बाएं से हम लोग शुरू करते हैं और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं किधर? दाहिने की तरफ। देख रहे हैं, जो भी हम लिखते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? आप देखिएगा, अपने बाएं साइड से शुरू करते होंगे, राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं।
तो ये आपकी देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता होती है कि बाएं से शुरू की जाती है, दाहिने की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर देवनागरी लिपि बाएं से दाहिने की तरफ लिखी जाती है तो कौन ऐसी लिपि है कि जो दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है, यानी कि रिवर्स उल्टा लिखी जाती है। ये भी क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है। तो अब क्या बताएंगे कि जो है खरोष्टी लिपि, या इसी को हम गांधारी लिपि भी कहते हैं, ठीक है, चाहे खरोष्टी कह लीजिए या गांधारी कह लीजिए, दोनों एक ही है। तो खरोष्टी जो लिपि होती है या गांधारी जो लिपि होती है, ये आपको दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है, यानी कि हम दाहिने से शुरू करेंगे और बाएं की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि हम इधर से, देखिए इधर से स्टार्ट करेंगे लिखना और इधर हम बढ़ते जाएंगे। जबकि देवनागरी लिपि में क्या था कि हम बाएं से शुरू कर रहे थे और दाहिने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जस्ट इसका रिवर्स उल्टा है आपकी खरोष्टी या गांधारी लिपि में। तो आशा करते हैं कि दोनों चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देवनागरी लिपि है इसका उद्भव कहां से हुआ है, इसका विकास कहां से हुआ है। तो बताएं आपको कि जो देवनागरी लिपि है इसका जो विकास या उद्भव हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं बुक में आपको ब्राह्मी लिपि भी देखने को मिलेगा। तो देवनागरी लिपि का जो उद्भव हुआ, विकास हुआ, वो हुआ आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ। अगर क्वेश्चन बनता है तो बताएंगे कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है। और जो ब्राह्मी लिपि है उसका विकास या उद्भव कहां से हुआ है, तो आप बताएंगे कि ब्रह्मा के मुख से। किसे? ब्रह्मा के मुख से माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है और ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। कितना बात समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि जो हिंदी का उद्भव हुआ है उसका सही क्रम क्या है। पिछली बार यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैं ये हवाई में बातें नहीं कर रहा हूं। जो लोग प्रीवियस ईयर का पेपर रखे होंगे तो वर्णमाला में आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिंदी का जो उद्भव का सही क्रम है वो क्या है, यानी कि सबसे पहले किसका विकास हुआ, फिर किसका विकास हुआ। ठीक, हिंदी डायरेक्ट तो हिंदी का विकास नहीं हो गया, उसका कोई ना कोई एक क्रम है, तो वही क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या बताएंगे? सबसे पहले अगर हिंदी का उद्भव का सही क्रम में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपका हुआ संस्कृत का उद्भव। संस्कृत के बाद से आपकी पाली, ठीक है, पाली के बाद से प्राकृत का, प्राकृत के बाद से अपभ्रंश का, और अपभ्रंश के बाद से अवहट का, अवहट के बाद से लास्ट में जो आपका विकास हुआ किसका हुआ? हिंदी का हुआ। तो पूछा जाता है कि हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है, तब क्या बताएंगे? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और उसके बाद से हिंदी। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है, तो आपको देखने को आंसर मिल जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? संस्कृत बताएंगे। बाकी आपसे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन रहेगा कि हिंदी के उद्भव का सही क्रम है और 4 विकल्प दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि विकल्प नंबर 1 ये हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 में सेम यही रखेगा, यहाँ पर पाली का स्थान पर पहले प्राकृत कर देगा और प्राकृत का स्थान पर आपको पाली कर देगा। उसी तरीके से आगे विकल्प में कुछ न कुछ इसी में चेंजिंग कर देगा। तो आप जानते रहिएगा कि इसका जो सही क्रम है वो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और लास्ट में आपका हिंदी। ये चीज समझ में आ गया ना? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो हिंदी की व्युत्पत्ति हुई है वो किसके द्वारा हुआ। जो हिंदी की व्युत्पत्ति हुई वो किनके द्वारा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक कहानी सुनेंगे और कहानी बहुत ही सरल भाषा में होगी, आप भी समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी है वो किस नदी से, हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द, ठीक है, हिंदी जो शब्द है वो किस नदी से उसका विकास हुआ है। नदी अगर पूछता है कि किस नदी से, तो आप क्या बताएंगे? सिंधु नदी से। क्या चीज? सिंधु नदी से बताएंगे। अगर पूछा जाता है कभी क्वेश्चन कि हिंदी शब्द का, ठीक है, विकास किस नदी से हुआ है, तो क्या बताएंगे? सिंधु नदी से। इसके पीछे एक कहानी है, लाजी के सुनिए क्या है। बात यह है लगभग 1000 ईसा पूर्व की, ठीक है, ईरानी जो लोग थे वो सिंधु नदी के ही भूमि के आसपास रहते थे। कौन लोग? ईरानी लोग। मेरी बात समझिएगा, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, इसके आसपास कौन लोग रहते थे? ईरानी लोग रहते थे। कौन? ईरानी लोग रहते थे। और जहां पर ये लोग रहते थे सिंधु नदी का स्थान पर, तो सिंधु नदी का जो उच्चारण था
वो ये ईरानी लोग सिंधु के स्थान पर ये लोग क्या करने लगे थे, हिंदू करने लगे। जो सिंधु शब्द है, सिंधु शब्द, उसके स्थान पर ये लोग उच्चारण हिंदू करने लगे। मेरी बात समझिएगा, यानी कि सौ को ये लोग ह बोलने लगे। जो ईरानी लोग थे वो सौ को ह बोलने लगे, यानी कि सिंधु नदी को हिंदू बोलने लगे। और फिर हुआ क्या कि धीरे 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 ये जो हिंदू है ये हिंद शब्द में परिवर्तन हो गया। किसमें? हिंद शब्द में ये बदल गया और इसका अर्थ हुआ सिंध प्रदेश। क्या हुआ? इसका जो अर्थ हुआ वो हुआ आपका सिंध प्रदेश। और बाद में ईरानी जो है वो भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए, यानी कि अलग अलग भागों में ये लोग बिखरते गए, परिचित होते गए। और साथ ही साथ इस जो शब्द है, कौन सा? हिंद जो शब्द है, इसके अर्थ में भी विस्तार होता गया। और हिंद शब्द इसी तरीके से देखते देखते संपूर्ण भारत में वाचक हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? और इसी हिंद शब्द में अंत में हुआ का कि इसी हिंद शब्द में ईरानी का, ठीक है, ईरानी लोग थे तो ईरानी का जो इक प्रत्यय है, कौन सा? इक जो प्रत्यय है यहीं जुट गया। और जुटने के बाद से उसका जो अर्थ हिंदी का बन गया वो आपका बन गया हिंदिक। क्या बन गया? हिंदिक बन गया। इक प्रत्यय लगने से उसका जो अर्थ हो गया, शब्द जो बन गया वो हो गया हिंदिक बना। और इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदिक का हिंद का। क्या हुआ? उसका अर्थ हिंद का। और आगे चलकर यही आपका हिंदी में बदल गया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो हिंद का जो प्रयोग हुआ है सबसे पहले कहां देखने को मिलता है और किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? सबसे पहले हिंद का। तो इसके पीछे भी लॉजिक है, उसको हम समझाएंगे। तो पहले तो आशा करते हैं कि जो हिंदी की जो व्युत्पत्ति हुई है वो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हुई है। तो आइए हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आपके सामने भी PDF के रूप में यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो हिंदी की व्युत्पत्ति हुई है, हिंदी की जो व्युत्पत्ति हुई है वो किसके द्वारा हुई है? आप बताएंगे कि ईरानियों ने की है। कौन? ईरानियों ने की है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? तो एक मुस्लिम इतिहासकार थे। कौन? मुस्लिम इतिहासकार थे जिनका नाम था अल बरूनी। कौन? अल बरूनी उनका नाम था। इन्हीं का एक ग्रंथ देखने को मिलता है जिस ग्रंथ का नाम है किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद। और इसी में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग देखने को मिला था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम कहां पर देखने को मिला था, तब बताएंगे कि एक मुस्लिम इतिहासकार थे जिनका नाम था अल बरूनी। और इन्हीं का एक ग्रंथ है किताब उल हिंद, उसी में सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग देखने को मिला था। तो आशा करते हैं कि बहुत ही आपको सरल भाषा में हिंदी की व्युत्पत्ति हम समझा दिए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ से मोटी मोटी बातें हम लोग देख लेते हैं जो ऑनलाइनर के तौर पर आपसे हिंदी में पूछा जाता है और GS के क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल जाता है। और आप लोग पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे, आपको पता भी होगा। इसमें से एक दो हो सकता है कि आप न जानते हो तो उसको भी जान जाइए। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर को। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये जो हिंदी दिवस है ये भारत का है, जो हिंदी दिवस भारत में मनाई जाती है वो 14 सितंबर को मनाई जाती है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली, तो आप बताएं आपको कि जो भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली थी वो 14 सितंबर, कब? 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आशा करते हैं कि जितना भी हम लोग पढ़े हैं अब तक उसमें से अधिकतर आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है,
चलिए, तो ये था हिंदी के बारे में। अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से हिंदी वर्णमाला। हम लोग का जो पहला आपका चैप्टर है वो क्या है, हिंदी वर्णमाला है। ठीक है, तो हम लोग हिंदी वर्णमाला देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला है क्या। तो चलिए, अगर हम बात करें वर्णमाला की, तो जो वर्णमाला है, वर्णमाला ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे, वर्ण प्लस माला से। किससे, वर्ण प्लस माला से। इसमें वर्ण का मतलब क्या होता है, तो आप वर्ण का मतलब क्या बताएंगे आप, कि वर्ण का जो अर्थ होता है वो होता है ध्वनि, और माला का क्या अर्थ होता है, समुदाय, या इसको समूह भी कह सकते हैं, समुदाय या समूह भी होता है। जो माला का अर्थ होता है वो क्या बताएंगे, उसका जो अर्थ होता है समूह होता है या तो समुदाय कहेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की जो मूल इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन बना हुआ है कि ध्वनि की मूल इकाई क्या कहलाती है, तब क्या बताएंगे, उसे हम वर्ण कहेंगे। ध्वनि की जो मूल इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं, और इन्हीं वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या समुदाय को क्या कहेंगे, हम वर्णमाला कहेंगे। यानी कि जो वर्ण होते हैं उनको अगर सुव्यवस्थित तरीके से अगर आप सजा देंगे तो वहीं आपका क्या बन जाएगा, वर्णमाला बन जाएगा। बात समझ में आ गया ना। वर्णमाला दो शब्दों से बना है, कौन कौन, तो कहेंगे कि वर्ण प्लस माला। वर्ण का मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, ध्वनि होता है, और माला का जो अर्थ होता है समुदाय या समूह होता है। ठीक है, और कहेंगे कि वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही या सुव्यवस्थित समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, अभी आप हो सकता है कि जो लोग पहले से पढ़ चुके होंगे उनको बोरिंग क्लास लग रही होगी, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको अच्छा लग रहा होगा। तो आप एक क्लास से आप ये नहीं समझ सकते हैं, नहीं आंक सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करेंगे आपके लिए हम। ठीक है, पूरी जी जान हम लगा देंगे इसमें कि आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन न छूट पाए। जितने भी आपके मन में डाउट भरा हुआ है, जितना भी आप सोच रहे हैं, सब जानकारी आपको मिलेगी। बस एक बार कंप्लीट होने दीजिए। कंप्लीट जैसे चैप्टर होगा तो आपके मन में जितने भी डाउट बने हुए हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बात होती है कि हिंदी वर्णमाला है, उसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला को 2 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से है, तो पहला है आपका स्वर और दूसरा आपका है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं, उसके बाद से व्यंजन क्या होते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग स्वर शुरू करेंगे। देखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं केवल स्वर और व्यंजन कि होते क्या हैं। उसके बाद हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कब उनका उच्चारण किया जाता है, किस तरीके से, सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे कि स्वर किन्हें कहते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ये तो बुक में भी लिखा होगा, आप इसका मतलब क्या है समझिए। कहने का बस इसका मतलब ये है कि स्वर वही होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से मतलब कि ये जो होते हैं ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, ये खुद का मालिक होते हैं। बात समझ में आ गया ना। उसी को हम कहते हैं कि जो जिन वर्णों का जो उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे जो ये अ है ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, खुद में है, अपने आप में। जो आ है अपने आप में है, जो ई है अपने ये आप में है। तो यही आपके स्वर कहलाते हैं। कितने हैं, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ और री। टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। अब यही एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर कहीं कहीं स्वर की अगर संख्या पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कहीं कहीं 10 भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं 11 भी देखने को मिलता है, और कहीं कहीं 13 भी देखने को मिलता है। और हम कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि कब 10 लगाएंगे, कब 11 लगाएंगे, कब 13 लगाएंगे। तो आपको ये सारी जानकारी हम बताएंगे कि कब आपको 10 लगाना है, कब आपको 11 लगाना है, कब आपको 13 लगाना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे उसको। पहले हम स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। तो स्वर हो गया, अब हम लोग देखते हैं व्यंजन। ये मत सोचिए कि स्वर खत्म हो गया, अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्यंजन के बारे में हम बात कर लें तो जो व्यंजन होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से लेकर किया जाता है। वहां पर क्या था, स्वर में क्या था कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता था। हमने क्या बताया कि जो स्वर होते हैं वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। लेकिन ये जो व्यंजन होते हैं इनकी उच्चारण में
किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। और किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो बताएंगे कि स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनको उच्चारण करेंगे। दुनिया का कोई भी व्यंजन आप उठा कर देखेंगे तो उसमें स्वर जरूर रहेगा, भले आपको दिखाई दे या न दे। जैसे व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, इस तरीके से होते हैं। तो हम क को लेते हैं तो क तो देखने में आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है कि स्वर है, लेकिन क का रियल रूप अगर देखा जाए, अगर इसको लिखने का, तो ये इसका जो तरीका होता है क हलंत प्लस इसमें क्या हो जाएगा अ, ये इसका सही रूप है। इसका जब तोड़ेंगे इसको तो लिखेंगे क हलंत, और हलंत लगने का मतलब क्या है कि ये जो हलंत किसी भी वर्ण के अगर नीचे लगता है तो वो वर्ण आपका आधा हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या बोलेंगे? आधा क है, आधा क है, तो आधा क प्लस अ, तो इसमें देखिए इसी क में आपका क्या छुपा था? स्वर छुपा था अ। इसलिए कहा गया है कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर आपका होगा 33। यहाँ पर भी आप सोचेंगे कि सर कहीं 33 आता है, कहीं 38 आता है, कहीं 36 आता है, कहीं 41 आता है, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसको भी हम बताएंगे कब आपको 33 लगाना है, कब 36 लगाना है, कब 37 38 लगाना है, सब हम बताएंगे आगे। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बेसिक हम जानकारी दे रहे हैं। तो जो 33 होते हैं इसमें क्या क्या आते हैं? तो 25 आपके स्पर्श व्यंजन आते हैं, 4 आपके उष्म व्यंजन आते हैं, स स ह, और 4 आपके अंतस्थ आते हैं। ठीक है, य र ल व। ठीक है, अभी हम बताएंगे आगे कि अंतस्थ क्या होते हैं, उष्म क्या होता है, स्पर्श होते हैं, सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करें कि वर्तमान में, अगर यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कि पूछता है कि वर्तमान लेखन के आधार पर स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तब क्या बताएंगे? 52 बताएंगे। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तभी आप आंसर क्या बताएंगे? 52 बताएंगे। ये 52 कौन कौन से होते हैं उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो उस 52 में देखिए क्या क्या रहता है। उस 52 में आपको देखने को मिलेगा 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 आपके उष्म व्यंजन, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 2 आपके अयोगवाह व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो टोटल इन्हीं को अगर हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अभी आप ये मत सोचिए कि सर हम तो द्विगुण नहीं जानते हैं, संयुक्त नहीं जानते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं, ठीक है, अंतस्थ क्या आते हैं, इस सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। अगर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एक ही वीडियो में तो समाप्त नहीं हो जाएगा, सब कुछ बताएंगे। उत्क्षिप्त क्या होता है, अयोगवाह क्या होता है, ठीक है, सब कुछ, लोचेदार गुण कौन से होते हैं बताएंगे, सब सारी जानकारी आपको आगे देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उदय नारायण तिवारी के अनुसार, किनके? उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तब क्या बताएंगे? 51 बताएंगे। इस तरीके से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, लेकिन अगर उदय नारायण तिवारी के अनुसार पूछता है तो वर्णों की संख्या क्या बताएंगे आप? 51 बताएंगे। ओके, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या। देखिए यहीं पर आपसे 3 क्वेश्चन फंसा दिया। पहला कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या, तब क्या बताएंगे? 52 बता देंगे। उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या तो बताएंगे कि 51 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब क्या बताएंगे? 45 बताएंगे। यहीं से देख लीजिए, आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल गया। सही है। चलिए, ये जो 45 होते हैं, ये उच्चारण के आधार पर जो 45 होते हैं उसमें क्या क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जो स्वर होते हैं, ठीक है, 10 स्वर, 25 आपके ये हो जाते हैं, ठीक है, और 2 आपके द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम देख ले, टोटल अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 45 होगा, जिसमें आपके 10 आपके स्वर हो गए, ठीक, आप 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, 2 द्विगुण हो गए। तो इसको आप जोड़ेंगे, फिर आपका उष्म इसमें 4 जुड़ेगा, 4 आपका अंतस्थ जुड़ जाएगा। टोटल देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45। अब यहाँ पर बहुत विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर आपने स्वर यहाँ पर 10 बताया, जबकि ऊपर हम गिन रहे थे तो 11 बता रहे थे। तो हम क्या बोले कि आपको सब बताएंगे कि स्वर की संख्या कब 10 लेना है, कब 11 लेना है, कब 13 लेना है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। व्यंजन में भी अभी तो ये आपको बेसिक हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से देखिए जितना भी चीज़ हमने अब तक बताया है, लगभग आप लोग अगर पहले से पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। पॉइंट जो है ये सब क्वेश्चन का ही है, फालतू की चीज़ें यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो जाएगी आज। ठीक है, तो छोटा ही छोटा वीडियो है, लेकिन आपको हम जो है मुख्य बातें ही बताए हैं।
तो इसका हम PDF भी सेंड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग चाहें तो इसका प्रिंट निकलवा लेंगे, पढ़ लेंगे। आगे अब हम लोग जो शुरू करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, वहाँ से हम लोग देखेंगे स्वर से शुरू करेंगे कि आपके जो स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, और वहीं पर हम बताएंगे आपको कि आपके जो 11 और 10 और 13 में जो डिफरेंट होता है, कब हम 10 स्वर लेंगे, कब आपको 11 लेंगे, कब आप 13 लेंगे, ठीक है। और स्वर के बारे में पूरा विस्तृत से देखेंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और जितने भी जानकारी होगी हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो से यहीं तक रहते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं और वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं मेहनत करूंगा, और ये सब आप ही के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। लाइक करने में आपको कुछ लगता नहीं है, ठीक है, और हमारा मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ लाइक हुआ है। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने मित्र दोस्त यार के इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जुड़े। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की बस वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।